करें जनाब उत्तम सिंह पवार साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट। शेखुल इस्लाम एजुकेशन सोसाइटी का एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम आज यहां रखा है और इस भव्य कार्यक्रम के लिए यहां पर उपस्थित, यहां पर मौजूद मौलाना नदवी साहब, नदीम सिद्दीकी साहब, अभी जिनका स्पीच हमने सुना, ऐसे मदनी साहब, मौलाना उस्मान काजमी साहब, साबिर अहमद साहब, यहाँ पर हमारे मित्र MM शेख साहब, इनके हमारे शोएब भाई, हमारे मित्र फैयाज भाई, अब्दुल रऊफ इंजीनियर जी, कासमी जी, मकसूद बिल्डर जी, उपस्थित सारे हमारे सिद्दीक भाई, सारे हमारे इस औरंगाबाद शहर की शान मुस्लिम भाई, अभी मदनी साहब ने उनके भाषण में जो कहा है, अनुभव है उनका, इतना बड़ा देश और हमारे मुसलमान समाज का हर जगह योगदान अच्छा रहा है। इस समय में मैं इतना ही कहूंगा, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि हमारे कोई मुस्लिम भाई की कोई शिकायत इससे न रहे, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास ही ऐसा बना है कि यहाँ सबसे अच्छा राज अकबर का ही कहा गया है। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में काफी चीजें पॉलिटिकल नेताओं से, अफसरों की गलती से होती है, उसका हर्जाना आम आदमी को भरना पड़ता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मालेगांव बम स्फोट का रिजल्ट आया है और उसकी जो सच्चाई सामने आई है, तो मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि कुछ हिंदुओं में भी ऐसे गंदे लोग हैं जो बुरी सोच रखते हैं, जिन्होंने मालेगांव का ये किया है। मैं हमारे मुफ्ती साहब को आपकी इस शेखुल इस्लाम एजुकेशन सोसाइटी जो आप अच्छा काम करने जा रही है, पूरा समाज का हित सामने रख के गरीब बच्चों के लिए जो आप कर रहे हैं, आप बधाई के लिए पात्र हैं, मैं जानता हूं। परसों हमारे मित्र है फैयाज भाई, मैं और हमारे सिद्दीक भाई मोतीवाला बैठे थे। हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में किदाया कि औरंगाबाद बहुत बड़ा शहर बना है और इसमें 150 मर्सिडीज खरीदी की गई। तो मैंने इतना ही कहा कि शहर तो बड़ा है और उसमें हमारे मुसलमान भाई ने कितनी मर्सिडीज खरीदी है। क्या हमारे मुस्लिम भाई को हम इतना ताकतवर बना सके कि जो आज हिंदुस्तान इकोनॉमिक वार में है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आने वाला युद्ध जो रहने वाला है वो चाइना और अमेरिका के साथ भी रहा, गुप्त युद्ध के अलावा आर्थिक युद्ध, इकोनॉमिक वार रहेगा। हमसे कौन अमीर है? उस विषय में मैं मुस्लिम भाइयों को जरूर कहूंगा
कि हम बिजनेस में भी पीछे हैं, पढ़ाई में भी पीछे हैं, पर सरकार का भी ये काम है। और मुफ्ती साहब मैं आपसे भी कहूंगा कि आजकल बिजनेस में भी रिजर्वेशन देना जरूरी है। यहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आती है, आ रही है, पर फैयाज भाई आप यहां बैठे, आपको अनुभव इस बात का कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट और हमारी के काम में हम मुस्लिम समाज को काम देते हैं, बाकी काम कहाँ कम लोगों को मिलता है। ये सोच बदलनी होगी और उसके लिए मुस्लिम भाइयों को तालीम लेना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि नौकरी देते समय किसी की समाज जात पूछना गलत है। नौकरी कभी भी काबिलियत पे देना चाहिए, पर मुस्लिम भाइयों के साथ ऐसा होता है कि काबिलियत होते हुए भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। ये दुर्भाग्य है। और ये मैं भी जब कई जगह देखता हूं, पूछता हूं आपकी इंडस्ट्री में कितने वर्कर हैं, 100 में मुस्लिम कितने हैं? लगभग 1 या कभी नहीं। और औरंगाबाद की आबादी आज 30% 32% मुस्लिम होते हुए भी ये जो होता है, तो कोई हमारी भी गलतियां है। और हम जैसा कि माँ भी अपने बच्चे को दूध और रोए बगैर पिलाती नहीं है, उस तरीके का रिजर्वेशन तालीम में हो, नौकरी में हो, मुस्लिम को जरूरी है। ये मेरा निजी मत है। मैं इस समय इतना ही कहूंगा। मुफ्ती साहब, आपने मुझे यहां बुलाया, जो भी आपकी एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मैं सरकार कर सकते हैं, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, हजारों एकड़ जमीन सरकार की कई एजुकेशन सोसाइटियों को दी गई है। और हमारे मुस्लिम भाइयों ने उतनी एजुकेशन सोसाइटी मांगना भी चाहिए। और जब आप मांगते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप इनको दे रहे भाई, हमें हमारे मुस्लिम भाइयों को क्यों नहीं दे रहे? माइनॉरिटीज एजुकेशन काफी हद तक सरकार मदद करती है, पर मैं मानता हूं सरकार में बैठे हुए जो अफसर है वहां पर भी मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। और ये सब होते हुए जैसा कि एक की कमी, दूसरे की कमी और तीसरे की कमी, ये देखते हुए हमें उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हमें पहले अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि सरकार तो जरूर लड़ना चाहिए। सरकार कोई भीख नहीं देती, जो आपका हक है, हक आपको मिलना चाहिए। जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी सारी समस्याएं सामाजिक इससे जुड़ी हुई है, एजुकेशन सोसाइटी की, और मेरी तरफ से आपका एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी में जो भी हम कर सके हैं जरूर करेंगे। अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे कि मैं मेरी जबान जो आपको दे रहा हूं रख सकूं, और आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जय हिंद, जय मां। बहुत सारे उलमाए किराम हैं, वक्त की भी बड़ी नजाकत है। मैं इस मौके पर हमारे अजीज दोस्त हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 5 मिनट में अपना इजहार ख्याल फरमाए। डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद साहब नदवी मदनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वाला व बाद। सदर इजलास स्टेज पर तशरीफ फरमा
सभी उलमाए किराम और शहर के मुक़्तदिर हज़रात, सामईन, इस मौके पर जाहिर है कि 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करना ये एक ज्यादा दिनों की बात। वो बहुत मशहूर और मारूफ अपने वक्त में और जमाने में रहे हैं। उनके पास में कोई साहब आए और उन्होंने कहा कि हजरत आपको फला जगह खिताब करना है, तकरीर करनी है। तो उन्होंने पूछा कि मुझको कितनी देर बोलना है। हेलो। तो उन्होंने कहा कि आपको 1 घंटा बात करनी है। तो उन्होंने फरमाया कि अगर मुझे 1 घंटा बात करनी हो तो कम से कम 1 हफ्ता पहले मुझको बता दिया जाए, और अगर मुझको इससे कम वक्त में बात करनी है तो मुझको फिर 10 दिन पहले बताया जाए, और अगर मुझको 5 मिनट बात करनी है तो कम से कम 15 दिन पहले बता दिया जाए, ताकि मैं अपनी बात को मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में समेटने की कोशिश करूं। और अगर मुझे बेतकान बोलना है तो चलिए मैं अभी चलता हूं आपके साथ, इसलिए कि उसके लिए वक्त दरकार नहीं है। इस मौके पर सीरत के जलसे में सीरत की बात करना और 5 मिनट में एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और मैं समझता हूं कि इसमें कामयाबी बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के मुकर्रीन को नसीब होती है। ये जमीयत शेखुल इस्लाम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसके